नवाज शरीफ सितंबर में पाकिस्तान इस कौम की नुमाइंदगी के लिए आ रहे हैं। मियां साहब इंशाअल्लाह अक्टूबर में मुशावरत के बाद तय हुआ कि पाकिस्तान आएंगे और इंशाअल्लाह इलेक्शन कैंपेन को इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। कह लीजिए कि जिसका था इंतज़ार अब आने वाला है वो शाहकार। महीनों के बाद ना अब मियां साहब को वापसी की तारीख उनकी कब हो रही है ये सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को वतन वापस आ जाएंगे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख ने इस बात की तस्दीक किया है कि नवाज शरीफ अक्टूबर में वापस आएंगे, बल्कि उन्होंने साथ ही ये भी कह दिया है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो वापस उनका सामना करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर ने चीफ जस्टिस पर तनकीद करते हुए कहा है कि चीफ जस्टिस को चेयरमैन पीटीआई का जेल में अहवाल पूछना याद आ गया है, लेकिन जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज में हुआ उस वक्त वो कहाँ थे। कैद के वक्त नवाज शरीफ की अहलिया की तबीयत ख़राब थी, लेकिन बात तक नहीं करने दी थी। इसी दोहरे मयार ने निज़ाम इंसाफ को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अच्छा, साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने आइन असम्बलियाँ तोड़ दी हैं। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबात करवाएं। साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए नून लीग इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत करेगी। दूसरी तरफ है पीपल्स पार्टी। आज पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पूरी क़यादत ने इलेक्शन में ताख़ीर की खुलकर मुखालफत की है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेरी रहमान ने कहा कि सीईसी ने वाज़ेह किया है कि इलेक्शन 90 रोज़ से आगे गए तो मुल्क में बहरानी कैफियत पैदा हो जाएगी। हल्का बंदियों की बुनियाद पर इंतखाबात में ताख़ीर नहीं की जा सकती। इस हवाले से पीपल्स पार्टी का वफ्द इलेक्शन कमीशन के हुक्काम से मुलाकात करेगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है नाज़रीन कि क्या वफ्द की मुलाकात से इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे। सीईसी ने तो ये बता दिया कि इलेक्शन में ताख़ीर कबूल नहीं है, लेकिन आगे का कोई लाइहा अमल नहीं दिया। उधर तोशा खाना केस पे चेयरमैन पीटीआई को सज़ा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर को उनके ओहदे से हटाकर ओएसडी बना दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की हिदायत पर एडिशनल रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ये तबादला ये मामूल की बात है या फिर इसके पीछे वजह कुछ और है। इन्हीं सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनके सीनियर रहनुमा है निहाल हाशमी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आपको खुशामदीद कहूँगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं नईम पंजोता साहब स्टूडियो में मेरे, आपको खुशामदीद कहूँगी। इसके साथ साथ एक और जो बहुत बड़ा मसला है इस वक्त, जो पूरी पाकिस्तानी अवाम है उस मसले का शिकार है, बिजली के बिल्स, उस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में डॉक्टर खाकान नजीब साहब एनर्जी एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद होंगे। आप तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। सर, आपकी इजाज़त से ज़रा मैं हाशमी साहब से बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये वो तारीख फाइनलाइज कह लीजिए कि अभी भी आई डोंट नो फाइनलाइज हो चुकी है नहीं हो चुकी है, जिसका पिछले 3 साल से सुन रहे थे अभी आ जाएंगे तभी आ जाएंगे, आज कल इस महीने उस महीने, अगले साल इस साल। अब फाइनली तारीख आ गई है सामने 15 अक्टूबर की। निहाल हाशमी साहब, सर क्या प्लानिंग्स हैं, किस तरह से वापस आएंगे? डायरेक्ट पाकिस्तान आएंगे या दुबई में कुछ क़याम होगा, वहाँ पर कुछ अहम मुलाकातें होनी हैं, क्या कहेंगे? कौन कौन होगा साथ मियाँ साहब के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, वो एक बहुत अच्छा अशार है, वो जहाँ भी गया मुड़ के आया। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ दुबई में क़याम करें, उम्रा करने तो मेरे पास आया वापस लौटा मेरे पास आया। वो दुबई में क़याम करें, उम्रा करने के लिए चले जाएं या कतर चले जाएं, आप यकीन करें लौट के पाकिस्तान आएंगे। और उन्होंने अभी भी जो जहाँ गए थे वो सिर्फ पाकिस्तान के खातिर गए थे। आपको याद होगा पिछले दिनों मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दुबई में क़याम करने गए थे। कुछ चर्चा नहीं सर, उस वक्त पाकिस्तान की खातिर नहीं, उस वक्त प्लेटलेट्स की वजह से गए थे। जो देखे सुन लेना, अच्छा सुन तो लेना, जो वो गए थे उसके पस मंज़र में ये था कि उसी वक्त फिर सऊदी अरबिया और यूएई ने पाकिस्तान को एक माकूल रकम भिजवाई, बिलियंस डॉलर भिजवा दिए। तो मियाँ नवाज शरीफ जहाँ भी उनका ओढ़ना बिछौना जीना मरना सब पाकिस्तान है। वो अगर लंदन में भी है तो वो पाकिस्तान के और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, हमारे नौजवान नस्ल के बारे में सोचते हैं। और जब वो पिछले बार भी 2000 से लेकर 2008 तक जलावतनी में रहे तो उस वक्त भी उन्होंने वही कुछ सोचा, और आने के बाद जब उन्हें इक़्तिदार मिला तो उन्होंने नौजवानों के लिए, इस मुल्क के लिए
तामीरात शुरू किए, इसकी मईशत को बेहतर किया। आप याद करें 2013 से 2017 तक का नवाज शरीफ का दौर, वो तारीख मालूम है ना, वो तो तारीख मालूम है। लेकिन सर अगर फिर ये डिबेट ना हाशमी साहब पे, ये डिबेट किसी और तरफ चली जाएगी, क्योंकि वो 2013 वाले हालात भी हमें याद हैं। लेकिन उससे ज्यादा फिर ये जो 16 महीने में जो कुछ होता रहा है, तो फिर सवाल ये आ जाता है कि इलेक्शन में आप लोग क्या सेल करेंगे। लेकिन अभी डिबेट मैं ये कर रही हूँ, अभी बात मैं ये कर रही हूँ कि मियाँ साहब जब आ रहे हैं तो प्लानिंग में उनके साथ कौन कौन आ रहा है, और क्या वो डायरेक्ट पाकिस्तान आएंगे या दुबई में भी कुछ कयाम करने जा रहे हैं? किरण बीबी, इसको जवाब देने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं। डॉक्टर्स अक्सर बेशतर जो ऐसी मामूली डॉक्टर होते हैं वो इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाते हैं, दवाई पे दवाई देते हैं, मर्द तशखीस नहीं करते व्हाट इज द कॉजेज ऑफ दिस। तो नवाज शरीफ के जो और पाकिस्तान, खास करके पाकिस्तान की जो तबाही और बर्बादी, 16 महीना को छोड़े, इमरान खान के वो 3.5 साल ले लें कि कौन लोग थे, कौन वो डॉक्टर लेके आता, क्या क्या था साकिब निसार ने और क्या क्या था खोसा ने और क्या क्या था और क्या क्या था साकिब निसार ने। तो मैं ये समझता हूँ उनके साथ पार्टी के लोग आएंगे, वो खुद सबसे ज़्यादा बेहतर तौर पे आएंगे, उनके साथ उनके पार्टी के लोग आएंगे। और जिस तरह से मादी में आया था और उनका फखरुल मिसाल यहाँ इस्तकबाल हुआ था, इसी तरह से इस्तकबाल होगा। और वो अपने साथ वो मंसूबे लेके आएंगे, वो अपने साथ एक नया प्लान लेके आएंगे, प्रोग्राम लेके आएंगे। जी सर, ये मुझे बताइएगा कि ये जो अभी बात हो रही है, मैं कल सुन रही थी 10 लाख का टारगेट रखा गया है जो लाहौर में मियाँ साहब का इस्तकबाल कर रहे होंगे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से अवेयर हैं कि इस वक्त अवाम की क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है। तो जो आपका एक गढ़ रहा है, आप समझते हैं कि जो 10 लाख का टारगेट है आप इसे मीट कर सकेंगे, इसे अचीव कर सकेंगे? सर देखिए, अगर कौम चाहे, देखिए जो आज पाकिस्तान के हालात है ना, बदतरीन हालात हैं, माशी, माशराती, सियासी, और उसका कसूरवार सर आपको समझा जाता है पिछले 16 महीने में। सुन ले, इन सारी चीजों के बावजूद मैं समझता हूँ जो हालात पाकिस्तान बनाने वालों के थे वो बहुत बुरे थे। वो बैलगाड़ी पर चलते थे, लालटन से अपना गुजारा बसर करते थे, उनके वक्त में गैस नहीं था, बिजली नहीं था, मगर उसके बावजूद जब उन्होंने फैसला किया, वोट के पर्ची से पाकिस्तान बना दिया, हम तो आज़ाद हैं, वो तो गुलाम थे। तो मैं ये समझता हूँ 10 लाख हो या 10 करोड़ हो या 15 लाख हो या 20 लाख, इट इज़ इमटेरियल। मटेरियल ये है कि क्या पाकिस्तानी लोग मोटिवेट हो जाएंगे, हमें और कोई रास्ता नहीं नजर आता है, और हम समझते हैं कि हम मोटिवेट होंगे और हम पाकिस्तान को वोट के पर्ची से तरक्की के वो जो 16 महीने पहले आपकी सिचुएशन थी ना निहाल हाशमी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। 16 महीने पहले आपकी सिचुएशन बड़ी अच्छी थी, 16 महीने पहले इमरान लेकिन आपकी पोजीशन बहुत अच्छी थी, आप वोट को इज्जतों का नारा लगा रहे थे सर। उस वक्त इमरान खान की जमात के अगेंस्ट में आप जहां से इलेक्शन लड़ रहे थे वहां सर, लेकिन वहां आप लोग जीत रहे थे सर। लेकिन फिर 16 महीने में तो वो जो नारा था उसी को मलिया मेट कर दिया आप लोगों ने। अब दोबारा से वहीं से शुरू करेंगे? नहीं, देखिए, वोट को इज्जत देके ही पाकिस्तान बना था और पाकिस्तान प्रोग्रेस भी करेगा। वो नारा कल भी नवाज शरीफ का था, आज भी नवाज शरीफ का है और कल भी नवाज शरीफ का होगा। और आप देखेंगे कि नवाज शरीफ जब आएंगे तो वो तब्दीली बेहद खूबसूरत और बेइंतहा तेजी से तब्दीली लेके आएंगे। कौमों के तारीख में इस तरह की चीजें होती रहती हैं। सन 71 के बाद भी पाकिस्तानी कौम अपने पैर पे खड़ी हो गई। तो हम समझते हैं कि हम अपनी हम नई मनसूबाबंदी के साथ आएंगे। जो हमारे 4 साल जो माजी की हुकूमतों ने खराब किया, उसी की कीमत हमने अदा की 16 महीना। अगर वो लोग रिकॉर्ड लोन ना लिया होता तो फिर हमें 21 अरब डॉलर यहाँ पर जब ये बात की जाती है ना तो आप लोगों को बड़ा एतराज होता है कि मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब की पॉलिसीज के ऊपर वो बिल्कुल अलग नहीं है। हालांकि हम बार बार कहते हैं कि एक मफाहमत की पॉलिसी पे चलते हैं, एक मजामत की पॉलिसी पे चलते हैं। उस मीटिंग में जहाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं तो 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ, वो उस मीटिंग में सर मैं भी शामिल थी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वही नारा लेकर आएंगे, यहाँ पर मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब कहते हैं मैं तो 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट का उनकी आंख का तारा हूं। तो फिर सर ये कैसे, ये दोनों तरफ से दोनों चीजें कैसे एक साथ होंगी? अगर आप उस कानूनी माहिरीन, तो आपने सवाल क्यों नहीं किया? ये सवाल आपको उसी दिन कर लेना चाहिए था। क्यों मेरे कमजोर सा आदमी हूँ, मेरी गर्दन भी बहुत पतली सी है, तो आप वो सवाल कर लेती हैं। आप तो आजाद है, खुद मुख्तार है, मैं एक पार्टी के डिसिप्लिन में हूँ। यकीन करें सर, लिख कर रखा हुआ था लेकिन वो फिर मौका नहीं मिला, तो इस वजह से सवाल नहीं कर सकी। इसी वजह से आपकी मौजूदगी का फायदा उठा रही हूं। मैं कानूनी माहिर साहब मौजूद है तो उनको मियां साहब की स्टेटस दे सकें। अच्छा सर, देना नहीं चाहते वो एक अलग बात है। बात यह है कि हर आदमी की सोच अलग होती है, मौका देना सर। एक और मेहमान बैठे हैं,
सर एक और मेहमान बैठे हैं, मौका देना सर। नईम साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो ये ज़रा मियाँ साहब के हवाले से फरमाइए, वापस आ रहे हैं, क्या स्टेटस होगा इनका? जेल जाना होगा उनको या नई कानून साजी के बाद आप समझते हैं कि उनके लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है? गो कि आप अनदर हैंड पे देखें तो वहाँ पे ये क्लैरिटी के साथ वो कह रहे हैं कि वो कानूनी रास्ता या कानूनी जो भी पेचीदगियाँ उसका सामना करने के लिए भी तैयार हैं। आप बताएं स्टेटस क्या होगा? देखें, पहली बात तो ये बिल्कुल इखलाकी तौर पर भी उनका नहीं हक बनता था कि उनको सज़ा हुई है और वो वहाँ पर मेडिकली ही एक लीव लेकर इतने लंबे अरसे के लिए वहाँ पर ही रुक जाएं और वहाँ पर वो मज़े से सैर कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए उन्होंने वापस आना है तो पहले जो उनको सज़ा हुई है वो उन्होंने अदालतों में उसको जो है डिफेंड करना है, और उसके बाद अगर अदालत फ़ैसला करेगी, उनको बरी करती है, तो दैन वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और अगर अदालत फ़ैसला करती है तो फिर डेफिनेटली वो जा सकते हैं, इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। ठीक, अच्छा सर, अब जरा मैं पीटीआई के हवाले से बात कर लेती हूँ। ये पीटीआई को जो चेयरमैन पीटीआई को सज़ा सुनाने वाले हैं जज हुमायूं दिलावर साहब, इनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास इत्तला आई कि उनको ओएसडी बना दिया गया है। कैसे देखते हैं इसको और आपको इसकी क्या वजह नज़र आती है? और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि ये क्या ये मामूल की बात है कि मामूल की कार्रवाई है? क्योंकि आप जज से अगर ओएसडी की तरफ जा रहे हैं तो ये तो तनज़ुली की तरफ है, तो ये मामूल की चीज़ है या ये कोई और बात है? क्यों बनाया? मेरा ख्याल में तो वहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उजलत से फैसला दिया है जी। तो उनको साइड पिक किया गया है कि वो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना बैठें, क्योंकि वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। उनके खिलाफ तो कोई दरखास्त भी नहीं है, तो ये दरखास्त तो उनके खिलाफ गई थी ना कि ये केस ना सुने, और वो उन्होंने खारिज कर दी थी और ऊपर भी भिजवाई गई थी हाई कोर्ट में। तो उस वक्त ये रिमार्क्स दिए गए, बल्कि ये जो है ऑर्डर का हिस्सा है, ये कहा गया कि इनकी जो है वो रेपुटेशन जो है वो खराब होगी अगर इस हवाले से हम दरखास्त जो इनकी कबूल कर लें और ट्रांसफर करें। जी, अभी उसकी अपडेट्स भी आ गई हैं, कह रहे हैं कि जज साहब ने ये खुद दरखास्त की थी कि उनका तबादला कर दिया जाए एफआईए में। तो की होगी ना, क्योंकि वो देख रहे होंगे कि वहाँ पर जो सूरत हाल उन्होंने की है, क्योंकि फैसले के अंदर आपने वाज़ह देखा ना कि खान साहब को इसके अंदर फेयर ट्रायल ही नहीं दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने वाज़ह तौर पर रिमार्क्स दिए हैं। आज हाई कोर्ट जिसने 3 दफा मैटर रिमांड किया था, अपनी जान का खतरा है। जो कुछ ये फैसला सुनाने के बाद जो कुछ सोशल मीडिया पर होता रहा, जिस तरह से उनके फैमिली के लिए थ्रेट्स होते रहे, जो कुछ लंदन में उनके साथ हो रहा है, तो वो उनको अपनी जान का खतरा है, इस वजह से वो लंदन में उनके साथ कुछ हो रहा है, तो फैसला उन्होंने ऐसा दिया है तो लोग आगे रिएक्शन करेंगे ना, क्योंकि फैसले के अंदर आपके सामने वाज़ह है। अगर सोशल मीडिया के ऊपर उनके हवाले से वो बात हो रही है, फेसबुक के हवाले से, तो वो खुद मान चुके हैं कि फेसबुक आईडी मेरी है और पोस्टें मेरी। नहीं सब वैसे मैं आपकी पर्सनल ओपिनियन इस पे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि ये फैसला एक वाहिद पाकिस्तान की तारीख का ऐसा सख्त फैसला नहीं हो गया कि जिससे जो है वो जमीन और आसमान के खिलाफे हिल जाए। सर, ऐसे तो बहुत सारी सियासी जमातों के लिए इतने सख्त फैसले आते रहे, लेकिन ये वाली सिचुएशन तो कभी नहीं हुई। या जजेस के खिलाफ इस तरह की चीजें तो कभी नहीं। जब भी फैसले आते हैं, एक जज साहब हैं जिनके ऊपर फॉर एग्जांपल मुझे इतराज है जी मेरा केस ना सुने, तो उनको क्या मजबूरी है कि वो केस सुने भी और केस के अंदर फिर मुझे डिफेंड करने का मौका भी ना दें। ठीक है, आप केस सुन रहे हैं जी, दरखास्त खारिज कर दी है, आपने भी कर दी है, हाई कोर्ट ने भी कर दी है, तो क्या मुझे फेयर ट्रायल जो है वो नहीं मिलना चाहिए? क्या जो मुझे फेयर ट्रायल जो है आइन और कानून देता है वो नहीं मिलना चाहिए? जब मुझे फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा तो फिर ऐसी रिएक्शन आएगा। एविडेंस के हवाले से हमने 42 समातें हुई हैं सर 42 पूरा साल चला है मामला, 42 समातें हुई हैं। मैंने लास्ट डेट के ऊपर भी आपको बताया कि समातें जो हुई हैं उसमें खान साहब के ऊपर क्योंकि कातलाना हमला हुआ था, हमने रीज़न दी कि वो एक तो मेडिकली उनको एग्जेम्प्ट किया जाए, और दूसरे नंबर पर कि जब वो आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश नहीं हो सकते, और क्योंकि कातलाना हमला उनके ऊपर उधर हुआ और यहाँ पर भी आए रोज़ मर्डर होते थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो हमारी तो सिर्फ यही इस्तदा थी, और वो आपके सामने रिजल्ट भी है। जी सर, अपने पास है नईम पंजोता साहब /PTI वकील को हटाकर सिर्फ एक बतौर वकील मुझे सिर्फ मुख्तसरन बताइएगा मियाँ साहब का स्टेटस क्या होगा, ताकि मैं निहाल साहब से फिर उसके लिए पूछूं। देखिए, मियाँ साहब जो हैं वो सजा याफ्ता हैं, वो जेल जाएंगे, बिल्कुल जेल जाएंगे, और उसके ऊपर मेरी तो कोई राय नहीं है, क्योंकि वो सजा याफ्ता हैं, तो कैसे वो जो है। सर, मैं बतौर वकील आपसे आप पूछ रही थी। निहाल हाशमी साहब, सर फरमाइएगा, गो के शहबाज शरीफ साहब भी इस बात के बारे में बता चुके हैं, मेंटली तौर पर आप लोग इस बात के लिए प्रिपेयर हैं? मियाँ साहब वापस आते हैं क्योंकि सजा याफ्ता हैं, क्योंकि मफरूर हैं, तो उन्हें खुद को अदालत के सामने सरेंडर करना होगा, जेल जाना होगा। सर, स्ट्रैटेजी क्या बनाई हुई है आप लोगों ने? किरण, इसमें 2 सवालात हैं एक में। जी वो ये कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बेल्ड आउट होके गए हैं बाहर, तो ये अब देखना होगा जज की सवाबदीद पे है कि वो बेल बरकरार है या वो बेल कैंसिल हो गई। अगर बेल बरकरार है
तो फिर वो जेल नहीं जाएंगे, और अगर वो समझते हैं कि नहीं उन्हें फ्रेश ग्राउंड पे आना चाहिए तो फिर जेल जाएंगे। और जेल जाना कोई नई बात नहीं है, सुन लेना, इससे पहले मियां साहब 12 जेल जाते रहे, खुद भी गए हैं, अपने बच्ची के साथ भी गए, अपने खानदान के साथ भी गए, वो सालों जेल में रहे और उन्होंने उफ नहीं किया। जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं और पहली बात नहीं है हमारे लिए। सर अब के लिए स्टेटस बता देना, अब आएंगे तो क्या जेल जाएंगे, क्या करेंगे, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है PMLN की? ये स्टेटस वो जज साहब बताएंगे और जिनके सामने वो केस पेश होगा कि क्या उनकी बेल बॉन्ड स्टैंड करती है और इट हैज बीन फॉरफिटेड। अगर स्टैंड करती है तो फिर वो जेल नहीं जाएंगे, और अगर फॉरफिट हो गया है तो शायद जाती मचल का एक फ्रेश, यानी आप कह रहे हैं कि मियां साहब अपने आप को कानून के सामने पेश कर देंगे और कानून और जज साहब इस बात का फैसला करेंगे। आप ये कह रहे हैं कानून के सामने पेश कर दिए जाएंगे। वो तो इश्तिहारी हो चुके हैं ना, अदालत से तो इश्तिहारी हो चुके हैं, क्योंकि बेल वो लेके इजाजत गए थे और उसके बाद वो वापस नहीं आए तो वो इश्तिहारी हो गए। सागदार भी तो इश्तिहारी थे, पर उनको भी तो जमानत मिली, फिर वो भी इश्तिहारी हो या ना हो, पाकिस्तान में ये एक डेफिनेट सी बात है। दिस इज द ओनली डिस्क्रेशन ऑफ द जज। कानून कहता है कि ये जज की डिस्क्रेशन है। तो आप कह रहे हैं कि ये पेश कर देंगे अपने आप को, मियां साहब अपने आप को पेश कर देंगे कानून के सामने, फिर कानून डिसाइड करेंगे कि हमने पहले भी आईने पाकिस्तान के आगे अपने आप को सरेंडर किया, आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, आगे आ जाएं जरा पीपल्स पार्टी के हवाले से। आज तो उनका CC का इजलास हो गया, वहां पर 90 रोज में इलेक्शन के हवाले से बात हो गई। अब आप लोग इस बात पे मिस्र हैं जो कि वो मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला हो गया, फिर इलेक्शन कमीशन ने अपना बता दिया कि कितने अरसे में इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एतराज कर रही है, उन्होंने आज अपना CEC में अपना पूरा मुश्तरका लाया अमल भी बना लिया है, मुखालिफत भी कर रहे हैं। तो सर अभी जब, क्योंकि ये पहले जब मुत्तफ़िका तौर पर डिसाइड हो गया था जिसमें पीपल्स पार्टी के अपने वज़ीर आला भी मौजूद थे, तो फिर अभी जो मुखालिफत हो रही है वो क्यों हो रही है और अब ये लार्जर हो गई है सर? अब CEC में इसका डिसाइड हो गया है कि आगे लेके जाएंगे मामले को। किरण बीबी, एक बात बताएं, क्या पीपल्स पार्टी के दोस्तों को नहीं मालूम था जब CCI में सेंसस की रिपोर्ट पेश की गई थी? सबको पता, इट इज ऑब्वियस कि जब कोई नया सेंसस होता है तो उसके बाद नई हल्का बंदी यानी कि डिलिमिटेशंस होता है, और होना भी चाहिए। अब मैं कराची में रहता हूं, हम सबसे ज़्यादा वसाइल हमारे यहाँ के इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान के लिए, तो हमें आबादी के लिहाज से नुमाइंदगी भी पार्लियामेंट में उतनी ही मिलनी चाहिए। इसी तरह बलूचिस्तान के लोग हैं, अगर हमारी वसाइल से कम हमें मिलेगा तो हमारे साथ नाइंसाफी है। तो ये एक आईनी प्रोविजन है। ये सारी चीजें हम जानते हैं, पूरी नुमाइंदगी हो ना कि अभी ये पहली बार तो नहीं हुआ। देखिए इससे पहले मोहतरमा की इंसिडेंट के बाद इलेक्शन 1.5 महीना आगे गया था। जी सर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है, और हो भी नहीं सकता ना सर, हाउस मुकम्मल नहीं है, सीट्स में तब्दीली होनी नहीं है सर, हल्का बंदियां नहीं होनी है, और वो सवाले से कह रहे हैं जो वोटर लिस्टें हैं वो सवाले से कह रहे हैं कि ये जल्दी हो सकती हैं, अगर स्टाफ बढ़ा दिया जाए तो ये सारा काम जल्दी हो सकता है, उसके लिए 4 महीने 5 महीने पे जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो इजलास में फैसला हुआ है उस पर जाते हुए 90 डेज में हो सकते हैं इलेक्शंस। ये इलेक्शन कमीशन से ये सवाल पूछा जाएगा तो ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि हम इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। हम तो इसी तरह के हैं जैसे पीपल्स पार्टी है, हम आउट ऑफ द गवर्नमेंट है, हम भी उसी तरह से मुकाबला करेंगे, उसी तरह से आवाम के दरमियान जाएंगे अपने मंशूर के साथ, अपने काम के साथ। लेकिन सर जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना सर, जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो ये है कि आप दोनों इत्तेहादी रहे हैं, हुकूमत आपस में शेयर करते रहे हैं साथ साथ 16 महीने, और अब जो है वो मसला ये आ गया है कि आप इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मुत्तफिक हैं कि जब इलेक्शन कमीशन करवा दे इलेक्शन आप लोग इलेक्शन में चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर एतराज उठा रही है और वो कह रही है कि 90 डेज के अंदर ही होना चाहिए। ये सियासी इत्तेहाद नहीं रहा है हमारा, पीपल्स पार्टी PDM से बाहर थी, ये हमारा जो इत्तेहाद था वो इक़्तिदार और ये गवर्नमेंटी इत्तेहाद था। तो उनका अपना मंशूर है, उनके अपने प्लान है, उनके अपने पॉलिसी है, हमारे अपने पॉलिसी तो फैसला किया था। ये दायमी कोई इत्तेहाद नहीं था, फैसला तो गवर्नमेंट में हुआ था। इमरान खान की जो नाकिस पॉलिसी थी उसके खिलाफ, ये PTI के नाकिस पॉलिसी के खिलाफ भी इस फैसले का हिस्सा थे ना सर, तो अब इख्तिलाफ क्यों कर रहे हैं? नहीं, इख्तिलाफ हम नहीं कर रहे हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, वो जिस तरह से चाहे इलेक्शन करवाएं। मैं आपके खिलाफ की बात नहीं कर रही हूँ, आपके साथ जिनका इत्तेहाद था, जो इस फैसले का हिस्सा थे, वो अब इत्तेहाद के बाद इख्तिलाफ कर क्यों रहे, इत्तेहाद खत्म हो जाने के बाद? ये सवाल तो आप उनसे पूछे। देखिए जी,
हमारा डोमेन नहीं है, वो हमारा डोमेन नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन बता सकता है। हम तो आइन कानून की हाशमी साहब, आपकी पार्टी ने कोई राब्ता किया है वैसे इस पर? आपकी पार्टी ने अपने पुराने इत्तेहादियों से राब्ता किया है सर, बात किया है उनसे इस बारे में? नहीं, अभी कोई इलेक्शन का डेट नहीं आया है। जब इलेक्शन का डेट आएगा, कोई ऐसी बात होगी या कोई इलेक्शन कमीशन कोई बात के ऐलान करेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे। अगर कोई क्राइसिस का सिचुएशन होगा तो फिर हम जरूर बैठेंगे, और बैठना भी चाहिए। ये कोई गैर तो नहीं है, हमारे अपने पाकिस्तान के लोग हैं, तो हम बैठ जाएंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बता दिया जी, इलेक्शन कमीशन ने बता दिया कि इलेक्शन एक्ट में तो अब वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, इसलिए वो सदर साहब से मुलाकात के लिए नहीं गए, इसलिए वो उन्होंने मुस्तरद भी कर दिया। सर, यहाँ पर उन्होंने मिलने से इनकार किया सदर साहब से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, लेकिन दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ कि तमाम सियासी जमातों से मुलाकात कर रहे हैं। तो सदर ने इस मामले पर वजारत कानून से भी राय मांगी है। आपके नज़दीक क्या ऑप्शन हैं सदर साहब के पास? देखिए, सबसे पहले आपने देखना है कि आइन क्या कहता है, क्योंकि आइन सुप्रीम है। बाकी जितने एक्ट हैं, बाकी जितने बिल्स जो एक्ट बने आगे, जो भी लॉज हैं, वो सारे उसके ताबे हैं। आइन के मुताबिक जो 48 आर्टिकल है, सब सेक्शन 5, वो वाज़ह कहता है कि सदर पाकिस्तान जो है वो 90 दिन के अंदर तारीख देगा इलेक्शन की। एक दिन भी आगे जाने का नहीं कहा गया। तो जब आइन वाज़ह है तो आपने अगर एक्ट उसके अलावा कोई पास किया भी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब आइन के अंदर या तो तरमीम करें, आइन के अंदर तरमीम के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है। अब इलेक्शन कमीशन फॉर एग्जांपल कभी जाके सुप्रीम कोर्ट में बहाना बनाया कि फ़ंड्स नहीं है, हमारे पास जो है सिक्योरिटी नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ये नहीं है, टाइम नहीं है, और मरदमशुमारी चाहिए, इतना टाइम चाहिए। वो 6 महीने साल गुजरने के बाद फिर वही बहाना बनाया कि अब मरदमशुमारी वाला मामला है। तो इलेक्शन कमीशन है वो किसके कहने के ऊपर ये सारा प्रोसेस कर रहा है? क्या उसको कंट्रोल जो कर रहा है, जो उसकी अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन की। अब मुझे बताएं ना, सदर साहब के पास क्या ऑप्शंस हैं सर? लेकिन सदर साहब के पास ऑप्शन है कि उन्होंने एडवाइस ली है। नहीं, कानूनी टीम से तो राय मांगी है। जी बिल्कुल, और कानूनी टीम से राय मांगी है, और वजारत कानून को चाहिए कि क्योंकि आइन जो है वाज़ह है, आप अगर आइन को कहते हैं कि आइन के मुतसादम हम चलते हैं तो फिर आइन को ख़त्म कर दें। फिर तो मुल्क पहले ही जैसे कि ऐसी सूरत हाल जो है, ऐसी मिसालें आपके सामने है कि मुल्क में बेआईनी वाली सूरत हाल बनी है। वजारत कानून का ही स्टेटमेंट मौजूद है ना, वो कह रहे हैं कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई उससे वाज़ह हो गई, मजीद वजाहत की अब ज़रूरत नहीं है। देखें, सदर साहब जो है उनसे ओपिनियन ले सकते हैं, और कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है अगर सदर साहब चाहें तो सुप्रीम कोर्ट से भी उसकी राय ले सकते हैं। तो वाज़ह तौर पर जो है वो सदर का इख्तियार है, और सदर साहब किसी टाइम भी ओपिनियन लिया, ये डिसाइड उन्होंने करना है। तो ले सकते हैं ना, लेकिन इख्तियार है उनका या नहीं है? इख्तियार उनका है, इख्तियार सदर का। इलेक्शन कमीशन एक अथॉरिटी है, वजारत कानून ऑलरेडी बता चुका है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। देखें, वजारत कानून तो सारा उनके साथ मिला हुआ है ना, जो डेट लंबी लेके जाना चाहते हैं वो तो जो है इस ऊपर जो आ ही नहीं रहा। जब वजारत कानून जो है पूरी हुकूमत, तो उसका काम है इलेक्शन फेयर करवाना, बजाय ये कि वो पार्टी बन मिला हुआ हो। लेकिन कोई भी गैर आईनी राय तो नहीं देगा ना वजारत कानून, वो क्या गैर आईनी राय देंगे? आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल गैर आईनी राय दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सदर के ऊपर, जो सदर साहब ने जो ट्वीट किया था, उससे वाज़ह हो गया कि वो किस तरह से धड़ा बन के बैठे हुए हैं। ठीक। पिछले 2 दिन से पीटीआई की तरफ से बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर शोर था कि शायद इमरान खान साहब को जो है वो मिलने वाला है, लेकिन आज का दिन पूरा गुजर गया और सारा मामला चला गया है मंडे पर। तो नईम साहब भी मौजूद हैं, निहाल हाशमी साहब भी मौजूद हैं। ज़रा इस मामले पर डिस्कशन करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम में। एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। नईम साहब, ये फरमाइए सर, आज लतीफ़ खोसा साहब ने भी कहा कि वो अब समाअत में पेश नहीं होंगे। फिर सेकेंडली ये कि वो जो मैं ब्रेक से पहले एक क्वेश्चन छोड़ के गई थी कि बहुत ज़्यादा ये एक शायद आप लोगों को भी उम्मीद हो चली थी, जिस तरह के चीफ जस्टिस साहब की जानिब से रिमार्क्स आए थे 2 दिन पहले, तो उससे ऐसा लग रहा था कि शायद अगले दिन उनको कोई रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन रिलीफ नहीं मिला और ये मामला चला गया मंडे तक। तो एक तो इस पर बता दीजिएगा कि मंडे के लिए आप लोगों को कोई उम्मीद है रिलीफ की, एंड सेकेंडली ये कि अगर खोसा साहब पेश नहीं होंगे तो फिर क्या उसको फिर आप देख रहे होंगे, किस तरह से देख रहे होंगे मामले को? देखें जी, खोसा साहब बिल्कुल पेश होंगे। उनका एतराज़ ज़रूर था कि आर्गूमेंट्स आज फाइनल कर लिए जाएं, क्योंकि आगे छुट्टियां आ रही हैं। किसी बंदे की लिबर्टी को 1 मिनट के लिए भी नहीं रखा जा सकता। कानून वाज़ह है, वो आइन जो है वो उसके अंदर प्रोटेक्शन देता है। और अगर एक बंदा वो उसे सज़ा हुई है और वो अंदर है और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये जजमेंट जो है इसके अंदर वाकई तेज़ी की गई, वाकई कानूनी पहलू नहीं रखे गए, वाकई डिफेंस का मौका नहीं दिया गया, और जिसने रिमांड किया बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो कह रही है बार बार कि वाकई जी ये तेज़ी में दिया गया और हम वो जज हुमायूं दिलावर वाली गलतियां रिपीट नहीं करेंगे। ये आज रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस आमिर फारूक के, जो वाज़ह कर रहे हैं कि वाकई वो फैसला ऐसा दिया गया। ठीक है जी, तो जब फैसला ऐसा आएगा तो उसके ऊपर जानबूझकर डिले किया जाएगा। अब एक बंदा कैद है
और मंडे को फॉर एग्जांपल उनकी फौरन बेल हो जाती है, ठीक है जी। तो कानून तो ये कहता है कि 1 मिनट भी आप किसी को नहीं रख सकते बगैर किसी जवाब के। तो अगर आज फैसला हो जाता है तो वो बाहर आ जाते। साथ जो दूसरी गिरफ्तारियां भी उनके ऊपर डाल दी गई हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने भी गिरफ्तारी डाल दी है 9 मई केस में, फिर इसके साथ साथ वो साइफर वाले मामले में भी गिरफ्तारी डल गई है। तो अगर यहाँ पे रिलीफ मिल भी जाता है तो आ जाएंगे खान साहब? देखिए, मैं पहले तो ये गुजारिश करना चाहूँ कि ये बिल्कुल खान साहब के केस में बड़ी लेट की जा रही है, जानबूझकर डेट जो है आगे ली गई। आज बहाना क्या बनाया गया जी कि पेट खराब है, पिछले दिन क्या बहाना बनाया गया जी कि हमारी तैयारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन का वकील है, हर डॉक्यूमेंट्स उसके पास है, हमारे पास मौजूद है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। दूसरे नंबर पर गिरफ्तारी के हवाले से जो चलवाई गई थी, इन्होंने उनसे गलती से, यानी कि उनको पता नहीं है जज साहब को कि मैंने साइन किए हैं, वो इंट्रोगेशन के लिए उन्होंने सिग्नेचर किए हैं, इन्होंने दरमियान में गिरफ्तारी के ऊपर भी करवा ली हैं। ये इन्होंने धोखा किया जज साहब के साथ। जी सर, मुझे कुछ के याद पड़ा है कि इसी तरह के कुछ मामलात में आप कह रहे हैं कि जज साहब के साथ धोखा हुआ है। किस मामले में जज साहब के साथ धोखा ये हुआ है कि ये जो सिग्नेचर हैं हम करवा रहे हैं आपसे जेल के अंदर इंक्वायरी के लिए कि हमने जाकर तफ्तीश करनी है, लेकिन इन्होंने किया क्या कि इन्होंने साथ में वो कह दिया कि गिरफ्तारी के ऊपर भी इन्होंने साइन करवा ले। तो जज साहब ने उनको बुलाया है और उन्होंने वो जो है रिकॉल किया है। अब खान साहब की उस मुकदमे में गिरफ्तारी ना इनको इजाजत साहब ने बताया कि ये धोखा मेरी अभी थोड़ी देर पहले जो है वो बात हुई है, वहाँ पर जो हमारे इंतज़ार साहब हैं, वो मुदस्सर साहब हैं, वो वकील हैं, वो पेश हुए हैं और उन्होंने कहा है कि वो जाके जो है उन्होंने पूछा है कि आपने इसके ऊपर साइन कैसे करवा लिया, मैंने कब आपको इजाज़त दी कि आप गिरफ्तारी मीडिया के ऊपर चल रहा है, आपने मेरे साथ धोखा किया। ये बात उन्होंने मुझे बताई है। अब दूसरी चीज़ रह गई कि साइफर वाला मामला हो। सर ये आप इंकिशाफ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जज साहब इस बात पर नाराज हुए हैं कि धोखे से मुझसे साइन करवाए गए हैं, गिरफ्तारी उन्होंने दी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और उसके बाद फिर अब आप लोगों का क्या स्टेप होगा इस पर नेक्स्ट? देखें, जो मामला है ना जी गिरफ्तारी किया था, कानून ये कहता है कि 24 घंटे पहले आपने उस बंदे को बताना है कि हम आपको इस केस में गिरफ्तार कर रहे हैं। पहली बात, अब तक खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया। वो क्यों नहीं किया गया? कि क्योंकि जब गिरफ्तारी डाल दी जाती है तो 24 घंटों के अंदर अंदर उस बंदे को अदालत में पेश करना होता है। तो क्या खान साहब पेश हुए हैं किसी अदालत में? इट्स मीन कि ना साइफर में गिरफ्तारी ना किसी और में। और अगर गिरफ्तारी डाली जाती है जब खान साहब की बेल हो जाती है तो वो गैर कानूनी। सर मुझे मैं निहाल साहब के पास ये सवाल लेके जाऊंगी, बस मुझे ये बता दें कि जब जज साहब के साथ धोखा हो गया तो जज साहब ने रेक्टिफाई नहीं किया या जज साहब ने सजा नहीं दी उस शख्स को जिसने उनके साथ धोखा कर दिया? सर देनी चाहिए बिल्कुल, जिसने फ्रॉड किया है, जो भी वहां पर साइन करवाने के लिए गया है सरकार की तरफ से, बिल्कुल होनी चाहिए। और देखें, एक मीडिया के ऊपर एक ऐसी खबर चलवाई गई, ठीक है जी, कि हमने ये साइन करवा ली है। बाद में जब वहां पर जाके पूछा जाता है कि कैसे जनाब आपने इजाजत दे दी। सर कौन से जज साहब है जिनके साथ ये धोखा हुआ है या जिनके मुताबिक ये धोखा हो गया? देखिए, एग्जैक्ट मैं नाम बताऊंगा, वैसे बुटर साहब के पास ही ये केसेस हैं लाहौर में। ये एंटी टेररिज्म कोर्ट के जो हैं वो जज हैं जी लाहौर में, उनके साथ और ये वो मुकदमात सुन रहे हैं वहाँ पर जो थाना सरूर वाली वो सारी। सर इज इट पॉसिबल किसी जज के साथ ये धोखा हो जाए और जज साहब ये बताएं भी, वाजे भी करें कि मेरे साथ धोखा हो गया है, और फिर कोई अभी तक कार्रवाई भी नहीं देखी हमने? देखिए, मेरे सामने, मैं अपने दफ्तर में बैठा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, इसमें लिखा हुआ ये ठीक कहा है उन्होंने एक बात कि आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल का हक है, और जिसका आपने जवाब दिया कि 37 पेशी में खुद नहीं थे। अभी इसमें होना ये चीज़, देखिए इसमें पेपर बुक बनता है, और अगर बेल आपने लेना है तो आप 426 के तहत एक बेल एप्लीकेशन भी फाइल करते हैं अपील के साथ, तो उसके ऊपर फैसला होगा। अभी इनकी बरियत की कोई बात नहीं होगी, और मैं ये समझता हूँ कि माइनर जो सेंटेंस है उसमें बेल मैंडेटरी हो जाती है और दे देना चाहिए। मगर ये जो जज साहब वाली बात अभी मेरे भाई साहब ने किया, ये एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। जज साहब को चाहिए कि उसमें वो एक नोटिस लें, कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करें, और वो इस पर चार्ज कर सकते हैं कि जी मेरे साथ, मगर मेरे इल्म में नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। और जज जब कोई दस्तखत करता है, और ख़ास करके रिमांड पेपर को, तो वो देखता है 173 की पूरे कागजात को देखता है, देखने के बाद CRPC को वो देखता है, और देखने के बाद वो इस तरह के रिमांड पे या किसी और चीज़ पे या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई जेल जाना चाहता है आईओ, तो उस पर उसके साथ बड़ा तबादला ख्याल करने के बाद करता है। ऐसे नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि ये पनसोडा साहब को शायद ज़्यादा इल्म में ना हो, मगर ऐसा नहीं होता है। मैं समझता हूँ
और ये जो सर, काम ये है जो वो धोखे की आप बात कर रहे हैं ना, ये आजकल धोखे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कभी वो प्रेसिडेंसी में उनके अपना स्टाफ धोखा कर रहा है, बकौल सदर साहब, कभी यहाँ पर जज साहब कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हो गया। लेकिन सर जो आवाम के साथ धोखा हो रहा है ना अभी, वो बड़ा पेनफुल है, वो बड़ा तकलीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। नईम पजोता साहब साथ मौजूद थे, निहाल हाशमी साहब, आप दोनों में शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये जो बिजली के बिल्स और ये जो महंगाई का जिन आवाम के ऊपर है ना, इस पर बात करते हैं तफसील से। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर जी खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। भारत चांद पर पहुँच गया, लेकिन हम भी किसी से पीछे तो नहीं है। हमारे हुक्मरानों ने हमें दुश्मन के आगे सर झुकाने नहीं दिया है। आज भारत चांद पर पहुँच गया तो भाई क्या हुआ, हम तो पहले ही आसमान पर हैं। हमारे मुल्क में महंगाई आसमान पर है, बिजली के बिल आसमान पर हैं, गैस की कीमतें आसमान पर हैं, पेट्रोल के रेट आसमान पर हैं, डीजल के नर्ख आसमान पर हैं, मिट्टी के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, डॉलर आसमान पर है, हवाई जहाज के टिकट आसमान पर हैं, रेलवे और बसेस के किराए आसमान पर हैं, अशियाए खुरोनोश की कीमतें आसमान पर हैं, खाने के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, आटा आसमान पर, चीनी के रेट आसमान पर, चावल के दाम आसमान पर, दाल की कीमतें आसमान पर, सब्जी की कीमतें आसमान पर, फल के दाम आसमान पर, बीफ और मटन की कीमतें आसमान पर, मुर्गी का गोश्त आसमान पर, दूध के रेट आसमान पर, चाय की पत्ती की कीमत भी आसमान पर, दवाओं की कीमतें भी आसमान पर, अस्पतालों के अखराजात भी आसमान पर, स्कूल्स की फीस आसमान पर, मुल्की कर्जे आसमान पर, हुकूमती अखराजात आसमान पर, हुक्मरानों की अय्याशियाँ आसमान पर, हमारी तो हिस्से मिज़ा भी आसमान पर है। इसीलिए तो सोशल मीडिया पर सारिफीन अब ये कह रहे हैं कि भारत चांद पर पहुंच गया तो क्या हो गया, जन्नत में तो भाई हम ही जाएंगे। इस वक्त ऐसा कौन सा शोबा है नाज़रीन जिस पे हम आसमान पर नहीं हैं, बल्कि हम तो इतने आगे पहुंच गए हैं कि बिजली के बिल्स आवाम को दिन में तारे दिखा रहे हैं, बैठे बैठे दुनिया ही घूम लेते हैं। अगस्त के बिजली के बिल्स आवाम पर मिसाइल बनकर गिरे हैं। जिसने बिजली का बिल उठाया उसको 440 वोट का झटका लगा है। बिलबिलाए अवाम आज सड़कों पर निकले हैं। कराची से लेकर कश्मीर तक सदाए एहतजाज बुलंद किया जा रहा है। बिल्स की अदायगी के बॉयकॉट्स के ऐलान किए जा रहे हैं। अवाम सिर्फ एहतजाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब बिजली कंपनीज के मुलाजमीन भी उनके निशाने पर हैं। बिजली की बिल की अदम अदायगी पर मुलाजमीन जब कनेक्शन काटने के लिए पहुंचते हैं ना, तो फिर शहरी उन पर अपना भरपूर गुस्सा उतार रहे हैं। देखो 12,000 का बिल मैं गरीब आदमी कितों भरांगा। हुकूमत पंजाब गरीबा तो तरस खा, गरीब बिल तो तंग ने, रोटी तो तंग ने। अगस्त में आने वाले तमाम तर बिल्लात, चाहे वो दुकानों के हों या घरों के हों या के मसाजिद और मदारस के हों, वो जमा नहीं करवाए जाएंगे। इस वक्त नाज़रीन जो पेनफुल सूरत हाल है वो ये है कि बिजली का एक यूनिट तमाम टैक्सेस मिला जुला कर 50 रुपए तक हो चुका है। महंगाई मुकाओ और आवाम को रिलीफ दो का नारा लगाकर हुकूमत में आने वाली पीडीएम ने बिजली 13 रुपए महंगी की है। लेकिन बात फिर यहीं पर रुकी नहीं ना, निगरा हुकूमत भी इसी रविश पर कायम है। 2 रोज पहले नेपरा ने साल 2022-23 की आखिरी सहमाई एडजस्टमेंट की मद में बिजली 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी, जिसको सितंबर से नवंबर तक के बिल्स में वसूल किया जाएगा। यानी आप जितनी भी एहतियात की कोशिश भी कर लेना, कम बिजली इस्तेमाल कर भी लेना, तब भी बिल कम आने वाला नहीं है। 16 माह इक़्तिदार के मजे लूटने वाली हुकूमत ने बुनियादी टैरिफ में 13 रुपए इजाफा किया, जबकि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 1 यूनिट पर 32 रुपए 21 पैसे वसूल किए हैं। लेकिन ये डाका सिर्फ आवाम की जेबों पर डाला गया। हज़ारों सरकारी प्रोसेस, इसका ज़र्रा बराबर भी इस पर असर नहीं पड़ा है। मुल्क 1,89,000 सरकारी मुलाजमीन ऐसे हैं मुल्क में जो मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ गुज़िश्ता 1 साल में सरकारी मुलाजमीन ने 34 करोड़ यूनिट से ज़ायद मुफ्त बिजली इस्तेमाल की है, जिससे कौमी खजाने को 8 अरब रुपए से ज़ायद का बोझ बर्दाश्त करना पड़ा है। और फिर ये बोझ पड़ता है दीगर शहरियों पर, जिनसे फिर तवानाई सेक्टर के अखराजात और नुकसानात पूरे किए जाते हैं, भारी भरकम बिल्स भेजे जाते हैं। इसकी एक मिसाल आपको कराची के शहरी के बिल की सूरत में दिखाते हैं, जहां ये 2 यूनिट का बिल है। ज़रा गौर से देखिए, इसको पूरे 3,700 से ज़ायद का आया है। अब शहरी ऐसे में आपे से बाहर ना हो तो फिर क्या करें? ये उम्मीद करना भी तो ज़्यादती होगी। हुक्मरानों को सोचना होगा कि अगर हालात यही रहे तो अवाम का जो रहा सहा सबर है
वो भी जवाब दे गया तो फिर क्या होगा? शायद बात जो है वो एहतजाज से बहुत आगे निकल जाएगी। खाकान नजीब साहब मुझे प्रोग्राम कर चुके हैं। खाकान साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये सारी सिचुएशन देखते हुए ज़रा सबसे पहले तो मुझे सादा लफ्ज़ों में, मोटे मोटे लफ्ज़ों में आसानी से ये फरमा दीजिएगा कि इस वक्त हम एक यूनिट कितने का ख़रीद रहे हैं सर? देखिए, जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, यानी कि कॉस्ट ऑफ जनरेशन, उसमें उसके बाद एक डिस्कोस की मार्जिन्स ऐड होते हैं, तो ये तब यूनिट बनता है। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये डिफरेंट एरियाज में ये यूनिट बिक कितने का रहा है। अप टू 200 ये यूनिट 10 रुपए का बिक रहा है। सो वी हैव टू बी वेरी फेयर व्हेन वी टॉक अबाउट दिस। जो 50 यूनिट तक बिजली कंज्यूम कर रहे हैं उनको 4 रुपए का मिल रहा है, पर ये सिर्फ यूनिट प्राइस है। जब आप ऊपर चले जाते हैं तो 700 यूनिट तक जब मैं देखता हूं तो वो 35 रुपए, और इस 35 में जब बाकी चीजें ऐड होती हैं तो जैसे आपने कहा वो 50 रुपए का बन जाता है। ये है इस वक्त की सिचुएशन। जो 200 यूनिट्स हैं इनको हम प्रोटेक्टेड यूनिट्स कहते हैं, और जो प्रोटेक्टेड क्लास है वो तकरीबन 60% है। हमें जो स्टेट के साथ इस वक्त सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको बड़ा क्लियरली डिफाइन करना चाहिए। इसका ये कतई तौर पे मतलब नहीं है कि ये एक आसान चीज है इस वक्त लोगों के लिए, क्योंकि ये इस टैरिफ है। उसके बाद एक क्वार्टरली टैरिफ इसमें एडजस्टमेंट ऐड होती है, फिर एक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ऐड होती है, फिर एक डेट सर्विसिंग सरचार्ज ऐड होता है, फिर एक जीएसटी 18% का ऐड होता है। अब एक इनकम टैक्स, क्योंकि कई लोगों के बिल अब 25,000 से ऊपर चले गए हैं और बहुत से लोग चूंकि इनकम टैक्स असेसी नहीं है तो उन पे एक 7.5% एक्स्ट्रा पड़ गया है। पीटीवी का 35 रुपए और रेडियो का 15 रुपए, ये है आपका पूरा बिल। सो इन ऑल ऑनेस्टी वो जो मैं कहता हूं कि 10 रुपए हैं, उसमें जब ये चीजें ऐड होती हैं तो वो भी बढ़ जाता है। अब जो इस वक्त हो रहा है, ये जो क्वार्टरली टैरिफ का इंक्रीज है किरण, लेट्स बी वेरी क्लियर, ये क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि हमने जो सेल्स सोची थी वो उतनी नहीं हुई जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। सो सेल्स ड्रॉप की बिकॉज मुल्क में ग्रोथ स्लो हो रही थी, लोगों की ऐसी कैफियत नहीं थी कि वो इतने पैसे दे सके। सो यूनिट्स कम खर्च हुए जो पिछले क्वार्टर के थे। रुपी की डीवैल्यूएशन हुई, उसका आंसर आ रहा है। और जो हमारा पॉलिसी रेट यानी या काइबोर जिसे कहते हैं, वो 10-11% शायद अस्यूम किया गया था, वो 20 पे चला गया। सो एक इकोनॉमिक जो इस वक्त चैलेंज है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये तो है एक शॉर्ट टर्म सिचुएशन। असल सिचुएशन किरण ये है कि आपको ये तय करना है कि इसको ठीक तो करना है ना, इसमें कोई लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है किरण। ये तो जरूर हो सकता है कि जिनके बिल इतने आए हैं, जो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है ना, वो आगे जो करना है वो करना है, लेकिन एक शख्स जिसकी माहाना उजरत ही 25,000 रुपए हो, अगर उसके घर में 30 और 35,000 रुपए का बिल आ जाए तो जरा ये भी तो फिर हुकूमत बताए ना कि वो 30 और 35,000 रुपए का बिल कैसे पे करे सर। So let me help them out here. What they can do, एक तो यह है कि ऑफ कोर्स मैं अमीर हूँ गरीब हूँ, अपना तर्ज जिंदगी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा बिकॉज ये समर के मंथ्स हैं, कंजम्पशन भी हायर है, पंखे भी चल रहे हैं, फ्रिज भी तकरीबन सब घरों में चल रहे हैं। सो वन हैज टू बी केयरफुल। क्या ऐसी श्योरिटी है कि फिर आगे जब विंटर्स आ जाएंगे तो विंटर्स में ये बिल भी कम आना शुरू हो जाएंगे सर? जितनी आप एडजस्टमेंट बता रहे हैं ये लगते हुए, ये तो अक्टूबर और नवंबर के मंथ्स में भी जा रही है सर। नहीं, ये 6 महीने, ये 2 रुपए 33 पैसे की अब 6 महीने चलेगी किरण। पहले ये 5 रुपए थी, उसको चूंकि स्टैगर किया गया है 3 माह की बजाय 6 माह, तो ये 6 माह चलेगी। सो एक तो ये तर्ज जिंदगी की बात है। दूसरी चीज जो करें ना वो ये है कि जो अब बिल आ गए हैं उनको अपने डिस्कोस में जाके उनकी किस्त बनवा लें ताकि ये जो समर के मंथ्स हैं उनके गुजर सकें। ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी तरह हेल्प तो करना है इन लोगों को। हुकूमत के लिए भी ये बेस्ट चीज है कि अगर वो 6 महीने की किस्त कर सकते हैं तो शायद अथॉरिटीज को इसको साल की कर देना चाहिए। सर ये हर महीने देखें, ये प्रोसेस में रहा है, ये होता रहा है। इनफैक्ट कभी आपका बिल ज्यादा आ जाए और आप फोन करें तो आपको यही कहा जाता है कि आप किससे करवा लें, लेकिन मसला ये है कि अभी तो एवरीवन सर, सबका सब, हर शख्स इससे इफेक्ट हुआ है। तो क्या ये बिजली कंपनीज तमाम लोगों की किस्तें बनाकर देंगे सर, और फिर अगले महीने फिर एक और बिल खड़ा हुआ होगा सामने? आई थिंक इस पे एक अथॉरिटीज को, और चूंकि हमारे प्रोग्राम्स आई एम श्योर कि बहुत से लोग सुन रहे हैं, उनको इस कंसर्न को रेज करते हुए मैं भी पॉलिसी लेवल पे रेज कर दूंगा कि जो भी लोग इस वक्त साहिब हैसियत भी थोड़े से देखते हो और वो आपको इसको किस्तवार करना चाहें तो किस्तवार कर देना चाहिए। बिकॉज 7.5 रुपए का एक अब्रप्ट राइज आया है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का अब्रप्ट राइज आया है, क्वार्टरली टैरिफ का अब्रप्ट राइज आया है, तो इसको हल तो करना है ना, किसी तरह इन लोगों को साथ तो लेके चलना है।
अब एक दूसरी बात पर किरण ये है कि हमें ये तो देखना पड़ेगा ना कि ये बिजली का निजाम जिस तरह चल रहा है ये ऐसे नहीं चलेगा। मुझे थोड़ा याद आ रहा है सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, ये मेरे पास आए थे मुसद्दिक मलिक साहब प्रोग्राम में और उन्होंने ये कहा था कि कुछ सारिफीन हैं उनके लिए हम थोड़ी सी एग्जेम्पशन रख रहे हैं, जो 100 यूनिट और 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं या वो लोग जिनकी तनख्वाहें कम है, उस तरह की कुछ लिस्ट वगैरह भी बन रही थी। तो अभी यहाँ पर तो हम 2-2, 3-3 यूनिट वालों का जो 3-3, 4-4 हज़ार का बिल देख रहे हैं, तो क्या वो जो एग्जेम्पशन थी वो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया, वो किसी को नहीं फराहम किया गया? अभी ओवरऑल सबको एक ही लाठी से हाँका जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और इन लोगों को जाकर चेक करवाना चाहिए। 200 तक हमारे प्रोटेक्टेड यूनिट्स हैं। मेरे हिसाब से ये जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट 2 रुपए 33 पैसे 6 माह की आ रही है, ये उन पे नहीं लगनी चाहिए। दिस इज 60% ऑफ आवर कस्टमर्स जो डोमेस्टिक हैं। बट किरण अच्छा, मुझे ये सादा सा बताइएगा जी खाकन साहब, मुझे बताइएगा कि इसमें से, क्योंकि आपने 4 रुपए से आगाज किया था कि 4 रुपए ये है, फिर उसके बाद उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट आ गई, फिर उसके बाद उसमें समर्स वाले मामलात आ गए, फिर उसके अंदर पीटीवी का मामला आ गया, फिर 35 रुपए अलग से आ गए, तो वो इतना बड़ा यूनिट बन गया। सर इसमें से ये हुकूमत की जेब में कितने पैसे जा रहे हैं? देखिए हुकूमत की जेब में, अच्छा ये हुकूमत की जेब को भी थोड़ा हमें क्लैरिफाई करना पड़ेगा ना। देखें, बहुत सी जनरेशन तो हुकूमत के पास है तो वो हुकूमत के पास जा रही है, बहुत सी क्या सब डिस्कोस हुकूमत के पास है। टैक्स की मद में पूछ रही हूँ सर। हाँ, टैक्स की मद में देखें 2 चीजें हैं। एक 18% GST है इस पे, ये तो सब पे लागू होता है, इसको हम जनरल सेल्स टैक्स कहते हैं। मेरा ये जाती ख्याल है कि अगर हम अपनी डायरेक्ट टैक्सेशन इस साल बेहतर कर सकें तो ये मेरी एक राय होगी हुकूमत को कि IMF से डिस्कस कर लें कि इस वक्त लोग तकलीफ में हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है, उसको भी सपोर्ट करना है, एग्रीकल्चर को भी करना है। अगर बिजली के निर्ख को संभालने के लिए अगर डायरेक्ट टैक्सेशन ठीक आ रही हो तो ये GST की मद में 18% है, इस पे शायद नजरसानी की गुंजाइश पैदा हो सकती है। सर ये आप ये मशवरा दे रहे हैं, लेकिन आज ही जो निगरां वजीर खजाना ने IMF के साथ मीटिंग की है और कहा है कि जून 2024 तक पावर सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है वो 2128 अरब रुपए तक महदूद किया जाए। तो सर इस वक्त कुल कर्जा कितना है और ये टारगेट जो रखा गया है, तो आप समझते हैं कि एक तरफ ये टारगेट दिया जा रहा है और दूसरी तरफ आपकी राय जो आप मशवरा दे रहे हैं उस पर कोई अमल हो सकता है, होता हुआ दिखाई दे रहा है? So I understand these things very well because मैं IMF को 13-16 का पाकिस्तान का मैंने वाहिद वो प्रोग्राम है जो कभी नहीं होता वो कंप्लीट किया है। So I understand IMF is a matter of good negotiation। जितना अच्छी तरह आप अपने केस को समझते होंगे या समझती होंगी और निगोशिएट करेंगी तो आप कन्विंस कर पाएंगी। जो मैं 18% कम करने की बात कर रहा हूँ वो आपकी टैक्सेशन में जाना है FBR के पास, उसका कोई ताल्लुक गर्दिशी कर्जे से बिल्कुल नहीं है किरण। सो हमें IMF को ये कन्विंस करना है गर्दिशी कर्जा क्या चीज है। गर्दिशी कर्जा ये है कि क्या हमने सब्सिडीज पूरी रखी हैं जिनको देना चाहते हैं। सर मुझे क्लोज करना है, मुझे सर ये बता दें इस वक्त कितना है सर, और जो टारगेट रखा गया है वो तो ऑब्वियसली ये 2128 अरब है, इस वक्त कितना है सर कुल कर्ज? मेरा ख्याल है कि हम इस वक्त भी 2200 के करीब हैं और जो इंडिकेटिव टारगेट है वो इसलिए दिया जाता है कि पाकिस्तान ये इसको बढ़ाए ना। एक नया सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान शायद IMF के साथ डिस्कस हो रहा है, सो लेट्स सी कि फाइनली ये क्या बनता है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, पेनफुल सिचुएशन है सर सारे पाकिस्तानियों के लिए। आई एम सो सॉरी टू कट यू सर, मेरे पास वक्त गया है, पेनफुल ये सिचुएशन है इस वक्त। और आप जो मशवरा दे रहे हैं, जो माहिरीन मईशत हैं वो ये मशवरा दे रहे हैं कि इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है, आप जाइए बिजली कंपनीज के पास और अपनी किस्तें बनवा लीजिए, इसके अलावा शायद और कोई हल नहीं है। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह ने